नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्यागी। आप देख रहे हैं युग करवट। और जैसे कि आप जानते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सलामत जी जो युग करवट के एडिटर इन चीफ हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं राजनीतिक माहौल पर, राजनीतिक मुद्दों पर। फिलहाल हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादरी और धौलाना के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि भाजपा का कहना है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से यूपी में विधानसभा चुनाव की प्रचार के अभियान का आगाज कर दिया है। सलाम जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल है, योगी आदित्यनाथ का दादरी और धौलाना दौरा, क्या ये भाजपा का पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत माना जाएगा? देखिए, चुनावी अभियान की शुरुआत तो इसको नहीं मान सकते, क्योंकि और जो गैर भाजपाई दल हैं वो सारा जो शुरुआत कर रहे हैं वो अयोध्या से कर रहे हैं। तो ओवैसी गए, उन्होंने अयोध्या से करी, आम आदमी पार्टी गए, उन्होंने अयोध्या से करी। तो मुझे लगता नहीं कि शायद माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से करेंगे, लेकिन इसको चुनावी आगाज़ नहीं कह सकते, लेकिन चुनावी कार्यक्रम से जोड़कर हम इसको कह सकते हैं कि एक तरीके का चुनावी कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम को लेकर जो घोषणाएं हापुड़ को लेकर या धौलाना को लेकर हुई हैं, उनका आप क्या मान रहे हैं? जनता पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कितना असर पड़ेगा ये तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि 4.5 साल में लोगों ने देखा है कि कितना विकास हुआ, ये कितने काम हुआ है। और अभी सभी उन्होंने विधायकों ने अपने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं। ये तो अब 2022 में पता चलेगा कि कितना विकास हुआ और इस पे जनता का कितना 4.5 साल और 5 साल में असर हुआ। ये तो 2022 में जब ईवीएम खुलेंगी जी तभी पता चलेगा। तो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल एक जाति कार्ड बहुत चल रहा है। ब्राह्मण नाराज बता दिए जाते हैं, ठाकुर नाराज बता दिए जाते हैं। आपने दादरी कार्यक्रम में भी देखा, वहाँ भी गुर्जर और ठाकुरवाद हुआ। तो मुख्यमंत्री के इस दौरे को जाति के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या फर्क पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ने वाला है? देखिए, कल उन्होंने जो अपना भाषण था दादरी में, उन्होंने कहा मीर भोज के प्रतिमा को लेकर कि वो जो महापुरुष होते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते। तो जाहिर उन्होंने बहुत अपने भाषण में इस बात का संदेश दिया है कि वो जाति से हटके उन्होंने बात की है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव हमेशा आज की राजनीति जो है वो जातिवाद के आसपास ही घूम रही है, उससे बिल्कुल भी दूर नहीं जा रही। तो जाहिर है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ जातियों को जो है लुभाने की कोशिश की। हमारे महापुरुषों ने कहा है, जात ना पूछो साधु की। तो फिर योगी आदित्यनाथ साधु हैं, महंत हैं, उनकी जात की बात क्यों नहीं? ना देखिए, इस समय वो अब वो इस समय सब देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप उनको मुख्यमंत्री की तरह से ही देखें, वो इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो जो कल का ये कार्यक्रम हमारा हुआ है धौलाना में, वहाँ उन्होंने कहा है तुम मुझे सीट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। तो अगर सीट नहीं आई तो विकास नहीं मिलेगा, ये माना जाएगा ना? अब इसको देखिए, ये बात तो उनकी थी है और लोगों ने इस पे आपस में बाद में चर्चा भी करी कि भाई, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 403 विधायकों के मुखिया हैं, अगर ये होगा कि जहाँ पे भाजपा नहीं जीतेगी वहाँ विकास नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ ये तो शायद इंसाफ वाली बात नहीं होगी। अब वो हो सकता है कि उन्होंने चुनावी माहौल है उस माहौल बनाने के लिए कहा हो कि जाहिर है कि उनकी पार्टी वो चाहेंगे वो 403 सीटें जीतें। जी जी, सभी की इच्छा होती है, हर दल की इच्छा होती है। तो उसी इच्छा के अनुसार उन्होंने कहा होगा कि आप मुझे सीट दो, हम आपको विकास देंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर उन्होंने ये बात कही तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं, पूरे 403 विधायकों के मुखिया हैं, वो 22 करोड़ लोगों के मुखिया हैं। जी। तो जाहिर है उनके लिए सब बराबर होना चाहिए। चलो, मुझे एक बात और मैं जानना चाहता हूँ यहाँ। आपने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री की हैसियत से भेदभाव वाली बात नहीं की जाएगी, तो क्या एक यहाँ पे ये बात कह के कि तुम मुझे सीट दो तो मैं विकास दूंगा, क्या विपक्षी दलों को एक मुद्दा नहीं दे दिया है? ना, उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे हमारा भाजपा का विधायक होता तो और विकास होता। तो देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो जाहिर है उनकी इतनी नहीं सुनी जाती जितनी शायद जिनकी सरकार होती है उनकी सुनी जाती है। लेकिन मैं यह उदाहरण दूंगा आपको सुरेश बंसल जी का भी। जी, सपा की सरकार थी, वो बसपा के विधायक थे। जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने विपक्ष के विधायक होने के बावजूद ही बहुत विकास कार्य किया। तो जाहिर है अगर विकास कराने वाले लोग हों तो फिर तो विकास हो जाता है।
अब तक जो मुख्यमंत्री के मंच पे किसी कार्यक्रम में जो नेता होते थे उनका संबोधन में एक नाम लेने की परंपरा रही है, लिस्ट हाथ में दे दी जाती है, नाम ले दिया था। लेकिन जिस तरह से प्रशांत चौधरी, धर्मेश तोमर को लेकर या एमएलसी दिनेश गोयल जी को लेकर मुख्यमंत्री ने उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर बात की है, उसका कितना असर आप देखते हैं? देखिए, ये एक किसी नेता के लिए बहुत बड़ा एक संकेत होता है, संदेश होता है। और कल उसके बारे में बोले। हाँ, जाहिर है कि अगर खाली मंच पे बैठे होते हैं, उनका संबोधन ही होता है, तो उससे भी बड़ी बात बन जाती है। जाहिर है जो मंच पे बैठे हैं, अगर 20 लोग उसमें 18 का नाम ले दिया, 2 का नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को एहसास होता है। इसलिए सूची तैयार दे दी जाती है कि ये फला लोग मंच पे बैठे हैं। वो एक व्यवस्था है। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से नाम लिया कि जब से एमएलसी दिनेश गोयल बने, कि जब भी मुझसे मिलते हैं तो विकास की बात करते हैं ज़िलों की, उन्होंने धर्मेश तोमर जी का नाम लिया, उन्होंने फिर कैप्टन विकास गुप्ता जी का नाम लिया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत एहसास कराने की कोशिश करी कि वो विधायकों से, नेताओं से कितना मिलते हैं, कितनी उनकी बात सुनते हैं। 4.5 साल में कहीं ना कहीं शिकायत ये रही है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी तक समय नहीं दे पाए विधायकों के, जनप्रतिनिधियों को। तो हो सकता है कि ये एक अपनापन भी उन्होंने एहसास कराया होगा। तो इस गाजियाबाद के नेताओं को लग गया है कि वो मुख्यमंत्री उन्हें सीधा सीधा जानते हैं ना। मुख्यमंत्री सबको जानते हैं। अब वो मुख्यमंत्री का अपना मिजाज होता है कि किसका नाम ले या किसका नाम ले, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सबको जानते हैं, हर चीज़ की रिपोर्ट रहती है उनके पास। अच्छा, जो ये धोलाना का कार्यक्रम और दादरी कार्यक्रम हुआ, दोनों कार्यक्रम आपने देखे हैं, आपने दोनों को बड़े नज़दीक से देखा है, पढ़े रखा, आपने लिखा भी है उन पर। तो क्या लगता है, क्या हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सीटों पर इस कार्यक्रम का कोई असर होने वाला है? देखिए, अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव में अभी 4-5 महीने हैं, अभी तो बहुत सभाएं होंगी। अगले महीने अक्टूबर में फिर माननीय मुख्यमंत्री गाजियाबाद आ रहे हैं नगर निगम कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी नवंबर में आएंगे मेरठ में। तो अभी तो सभाएं चलेंगी और फिर विपक्ष की सभाएं भी होंगी। तो अभी ये कहना कि कल की सभा से कुछ विधानसभाओं पर असर होगा, मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी होगी। तो अब जो आप कह रहे हैं जल्दबाजी होगी, आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, सपा बसपा रालोद अभी गठबंधन की प्रक्रिया में है, किससे करेंगे किससे नहीं करेंगे कंफर्म नहीं है कुछ। उस लिहाज से आप क्या कहना चाहते हैं, यूपी की राजनीति में जो वर्तमान दौर आया है, 2 दिन की जो सभा आपने कार्यक्रम देखे हैं, उसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे लगातार 3 महीने से चल रहे हैं और 2 महीने से उन्होंने पूर्वांचल में कई दौरे किए हैं। जौनपुर गए हैं, बहराइच गए हैं, गाजीपुर गए हैं, कई जनपदों में गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कल कई जनपद करे, बिजनौर गए, संभल गए, अमरोहा गए, नोएडा आए। तो मैं समझता हूँ ये उनकी चुनावी शुरुआत तो हो ही गई है और माननीय मुख्यमंत्री का जाहिर है कि जब वो जहाँ जाएंगे तो बात तो चुनाव की होगी। तो अब स्टार्टिंग तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी सभाओं की स्टार्टिंग हो रही है। तो गाजियाबाद का दौरा, संभावित दौरा अक्टूबर का आपने मुझे बताया, किस लिहाज से देखते हैं? अक्टूबर में जब मुख्यमंत्री आएंगे तो 2 महीने और बीत जाएंगे, राजनीतिक थोड़ी और ऊपर आ जाएगी, उस वक्त का क्या माहौल आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री गाजियाबाद आएंगे तो क्या असर पड़ेगा, क्या माहौल बदलेगा? देखिए, मैंने भी आपसे कहा नाशिद कि ये चीज़ें बहुत जल्दबाजी होगी। असर तो 2022 में पता चलेगा। चुनाव में देखिए, सभाओं में भीड़ भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत वायदे होते हैं। अब उन वायदों पर कितना जनता भरोसा करती है, ये समय वाली बात होती है। अभी तो जाहिर है कि दौरे चलते रहेंगे, विपक्ष के दौरे भी होंगे, उनके नेता भी आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। तो इसका तो जो हम सब कुछ देखेंगे वो तो 2022 में देख पाएंगे। तो जो आप 2022 को देखेंगे, ठीक बात है। किसान आंदोलन गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, मुख्यमंत्री आते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता आता है यूपी में या हमारे आसपास के किसी भी एरिया में, तो किसान आंदोलन की पहले बात करता है। मुख्यमंत्री ने ना दादरी में ना धोलाना में कहीं भी एक शब्द भी किसान आंदोलन को लेकर नहीं कहा है। किसान नाराज नहीं होगा? असल में वो इनको किसान ही नहीं मानते। सवाल ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को किसान ही नहीं मान रही है जी। तो इसलिए इस आंदोलन के तो कोई चर्चा करते हैं नहीं, जाहिर है चर्चा करेंगे तो फिर इशू बनेंगे। बिल्कुल। तो जो आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा है तो उसको भारतीय जनता पार्टी किसानों का आंदोलन नहीं मानती, वो कहते हैं वो किसान है ही नहीं। तो इस पर चर्चा इसलिए नहीं करी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मेरी जानकारी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई है, उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं वो ये है कि शायद आने वाले अक्टूबर में या फिर नवंबर के शुरू में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार से। अब गन्ना भुगतान की बात, और मुझे लगा गन्ना भुगतान हो जाएगा। देखिए, जब गन्ना किसान, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अमित शाह जी ने बुलाया था अपने निवास पे जी,
तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात यही आई थी, सब यहाँ के किसानों ने कहा था कि पश्चिम के किसानों के एमएसपी या किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल और केवल गन्ना भुगतान से मतलब होता है। और उनको कुछ फैक्ट्रीज के नाम भी बताए थे, तो उसमें मोदी फैक्ट्री का नाम बताया था, तो अमित शाह जी बोले मोदी फैक्ट्री, वो पता चल मोदी जी की कोई फैक्ट्री होगी। जी जी। तो उन्होंने बताया कि नहीं साहब ये गाजियाबाद में मोदी फैक्ट्री। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें अब चल रही हैं, उस पर शायद बीजेपी काम कर रही है, और आने वाले शायद 2-1 महीने में आप देखना कि जो किसानों को, पश्चिमी किसानों को एक राहत भरी खबर ये होगी कि उनके गन्ने का तमाम भुगतान कर दिया जाएगा। अभी आपके हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी कि यूपी चुनाव को लेकर, यूपी के हालात पर उनसे कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं, हमारी इस बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई है उनकी, क्योंकि जाहिर है कि वो यूपी पे कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते हैं, और कई मुद्दों पर से बातचीत हुई थी। एक आखिरी सवाल मेरा, मोदी जी के इस कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, ये जो एरिया है जो प्रभावित होता है, इसमें विपक्ष के नेताओं की अब क्या रणनीति होनी चाहिए या क्या करना चाहेंगे हम लोग? देखिए आशित, विपक्ष तो कोई रणनीति ही नहीं बना पा रहा अभी तक, और यही सबसे बड़ी कमजोरी चाहे देश में ले लें या प्रदेश में ले लें कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, और लोकतंत्र में विपक्ष का कमज़ोर होना बहुत संकेत अच्छे नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ी मजबूत पार्टी मानी जाती है, लेकिन अभी तक वो भी तय नहीं कर पाई है कि उसका किससे गठबंधन होगा। बात उससे ऑलरेडी चलती रहती है, उनकी चर्चाओं में है कि उनसे होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है, उनकी बात चल रही थी कि हम शायद इसमें गठबंधन करेंगे समाजवादी पार्टी से, उसमें भी अभी कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनावी रणनीति बना ली है, चुनावी तैयारियां भी कर ली हैं, बाकी विपक्ष तो अभी बस सोच ही रहा है। अगर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर लेते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसको लाभ होगा, रालोद को या सपा को? देखिए मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को लाभ होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद की एक अच्छी मजबूत पकड़ है, और इसलिए जाहिर है कि पिछली बार के चुनाव में भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब चौधरी अजीत सिंह जी के बाद जो है जयंत ने पार्टी को संभाला है, और जयंत बहुत एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, और कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ उसमें होता है, समझते सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि अगर रालोद का गठबंधन समाजवादी पार्टी से होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उससे लाभ होगा। बसपा की क्या स्थिति रहेगी इस गठबंधन के सामने? नहीं, बसपा ने तो कह दिया कि वो क्या लड़ेगी चुनाव, सबसे बड़ी इस बात गठबंधन के सामने उनकी क्या स्थिति रहेगी? नहीं, गठबंधन उसको असल में देखिए, बसपा का हाल इस समय ये हो गया है कि उसके बारे में जो अफवाहें चल रही हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है और ये है और ये, इस चीज़ से बड़ा नुकसान भारतीय उसको बसपा को हो रहा है। तो अभी बसपा के बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जिस तरह की पहले बसपा को लेके लोग चर्चाएं करते थे, टिकट की लेके बात होती थी, अभी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रत्याशी घोषित करती थी। तो ये जो अफवाहों का बाजार है, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है बीएसपी को। फिर बहन जी की खामोशी भी है, इसका भी चुप्पी का भी असर है, बहुत नुकसान है उनको भी। सलामत जी ने आज हमें कई मुद्दों पर विपक्ष की राजनीति को लेकर, विपक्ष की जो तैयारी है, जो उसकी सुस्ती है तैयारी, उसको लेकर भी बात बताई है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके दौरे का कितना असर है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। और मुझे लगता है आज की चर्चा से दर्शकों को काफ़ी कुछ मिलेगा। और मेरी आपसे अपील है, युग करवट देखते रहिए, कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय दें, अपने सुझाव दें, ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें और आप हमसे सीधे जुड़ सकें। इसके लिए आप हमेशा युग करवट देखें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।